आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। न्यूज़ मैक्स के ख़ास प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत उत्तर प्रदेश की कद्दावर नेता मौलाना आमिर रशादी साहब मौजूद हैं, जो उलमा कौंसिल के सदर हैं। अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इंतखाबात हुए हैं, उस इंतखाब में इन्होंने बीएसपी को सपोर्ट किया था। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो सियासी हालात हैं उन पर, और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जिस तरह से हालात चेंज हुए हैं और बूचड़ खानों को लेकर जिस तरह से सियासत चल रही है, उस पर हम बात करेंगे विस्तार से मौलाना से। मौलाना, आपका स्वागत है न्यूज़ मैक्स में। क्या कहना है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने सपोर्ट किया था बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन मुस्लिम वोट पूरी तरह से डिवाइड हो गया? देखिए, असल में बीएसपी को सपोर्ट करने की एक वजह ये थी कि आज से 70 साल पहले अगर आप तारीख़ में जाएं तो कांग्रेस ने जिस तरह भीमराव अंबेडकर साहब को बॉम्बे से इलेक्शन हरवा दिया था, और बंगाल से जो इस वक्त सीक्रेट इलेक्टोरल था, बंगाल में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, पंजाब में थी, तो बंगाल से उनको बुला करके इलेक्शन लड़ा करके संविधान महासभा की उसमें भेजा गया। सेम सिचुएशन 2017 में आ गई थी कि समाजवादी पार्टी ने पूरे 5 साल बीजेपी की बी टीम बन करके काम करती रही, बल्कि मैं कहूं कि कहीं कहीं तो A+ बन के काम करती रही। गुजरात के एक दंगे से मैं उन मुसलमानों की जो सूडो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, एक दंगे से उन्होंने मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को उन्होंने मुसलमानों का दुश्मन डिक्लेयर करवा दिया और कर दिया। लेकिन 576 दंगे और मुजफ्फरनगर दंगा और आसाम दंगा कांग्रेस का और अखिलेश का, ये उन दंगों से बड़ा दंगा था और लगातार रहा। हुकूमत बनने के फौरन बाद से जो दंगा कोसी कला का शुरू हुआ, फिर फैज़ाबाद से शुरू होता है। इन्होंने अशोक सिंघल साहब जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनसे मुलायम सिंह की और अखिलेश की मुलाकात हुकूमत बनने के फौरन बाद हुई। जुलाई में मुलाकात होती है और 10 दिन के बाद से मुल्क में दंगे शुरू हो जाते हैं, अरे प्रदेश में। आप देखेंगे कि 2016 में ये जितने चैनल के अपने रिपोर्टर नहीं, ये जो इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, मतलब जो लोग ये बताते हैं CSDS वाले कि साहब कौन सर्वे आता है, वो तमाम सर्वे में बहुजन समाज पार्टी 265+ दिखाया जा रहा था, और अखिलेश राज को गुंडा राज, बदमाश राज, यादव राज, न जाने क्या क्या। एक बैक ऐसा क्या होता है कि 5 महीना पहले इलेक्शन से अखिलेश की छवि, जिसे छवि कहते हैं, उसको एक विकास पुरुष की हैसियत से मीडिया में पेश किया जाने लगा। वो गुंडा राज, ये राज, वो राज। अब मसला ये था कि अखिलेश के इस तमाम जो बदमाशियां थीं, जो उनके मुसलमानों के साथ दंगे और फसाद का मामला था, मुसलमान उन्हें वोट देने नहीं जा रहा था। तो ये जो मुलायम सिंह यादव बाप बेटे का एक ड्रामा रचा गया, उस ड्रामे में मुसलमानों का वो दंगा और ये भुला करके एक संपैथी गेन की गई कि मुलायम सिंह यादव के बड़े एहसानात मुसलमानों पर हैं, जबकि मैं मुलायम सिंह यादव को। मौलाना, आपने सपोर्ट किया बीएसपी को, लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात अब बने, मैं आखिरी बात मैं भी मुकम्मल कर लूँ कि यहाँ पर फिर इन लोगों ने मिल करके बीजेपी
कि कहने पर सपा ने कांग्रेस से समझौता किया और सिर्फ उसका मकसद ये था कि मुसलमानों का वोट एक तरफ या तो हम जीते यानी बीजेपी या फिर समाजवादी, कांग्रेस नहीं समाजवादी। ऐसी सूरत में उन्होंने कांग्रेस से समझौता करवा करके ये कोशिश की कि जिस तरह बिहार में एक महागठबंधन बना था वो गठबंधन वाली कैफियत पैदा हो जाए और मुसलमान एक तरफा जो इनको वोट दे दे। अल्लाह को कुछ और मंजूर था। नसीमुद्दीन साहब ने मुझसे फ़ोन किया और बातचीत हुई और मायावती जी से मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि मौलाना एक मरतबा इस बहन पे एतबार कर लीजिए। तो हमने उनसे यही बात कही कि हमने 1947 में भी एक काम किया था, लेकिन आज तक दलित समाज के लोगों को आपने या किसी लीडर ने दलितों के मुसलमानों के ये एहसान जो हमने बाबा साहब को वहाँ भेजने का किया था किसी दलित को नहीं बताया गया। तो आज फिर आप पर करते हैं, सोचेंगे 2-3 दिन हमने होल्ड किया और उसके बाद हम लोगों की बात हुई तो हमें 84 कैंडिडेट हटाना था। उसकी वजह ये थी कि हम सियासत में भी एक ईमानदार सियासत के अलंबरदार हैं, लिहाजा अगर हम मान लीजिए 10 जगह लड़ते और 74 जगह सपोर्ट कर देते तो हम कहाँ अच्छा कहते कहाँ बुरा कहते, या तो अच्छे थे या बुरा था। तो हमने जो भी बात कही जो अच्छाई थी उतनी ही बात की। लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आया उस पर क्या कहना है? नहीं, मैं बता दूं कि हमने जो काम किया आज़ादी के बाद पहली मर्तबा, या तो मायावती एक ऐसी लीडर थी कि जो अपना वोट किसी को ट्रांसफ़र करवा देती हैं। आज़ादी के बाद पहली मर्तबा राष्ट्रीय उलमा कौंसिल एक ऐसी पार्टी उभर के आई कि जिसने मायावती को सपोर्ट किया तो अपना वोट ट्रांसफ़र करके दिखाया। 25% जो सीटें वो जीती हैं 20-19 में से, वो हमारे आजमगढ़ जौनपुर से हमने जिता के दी। उसके अलावा जो बाकी उन्होंने 19 में से 14 सीटें पूर्वांचल में से, अम्बेडकर नगर में हमारा पड़ोस है तो पूर्वांचल में और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की जो है मध्यांचल से और पश्चिम से ज़्यादा हैसियत है। हमारा इलाका है, हमने वहाँ काम किया है। तो काम की वजह से ये 14 सीटें पूरी की पूरी हमारी है। वहाँ मुख्तार अंसारी साहब ने विलय कर दिया अपनी पार्टी का, तो अपने भाई अपने बेटों को नहीं जिता पाए। तो ऐसी सूरत में इनका कोई उसमें रोल नहीं रहा। गाजीपुर से कोई सीट नहीं जिता पाए, बनारस से कोई सीट नहीं जिता पाए, लेकिन हम लोगों ने जहाँ काम किया वहाँ पर हम लोगों ने बताया, तो हमने तो अपना काम कर दिया। ये अलग बात है कि पश्चिम में और उसमें कुछ हमारे उलमाए कराम जो जिन्होंने समाजवादी का बाकायदा ऐलान किया और बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े ऐड दिए गए, तो उन लोगों की वजह से पश्चिम में मुसलमान बड़ी बुरी तरह से बटा। लेकिन एक बात यह भी आ रही है कि मायावती का जो अपना वोट था वो खिसक गया। मुसलमान ने वोट ज़रूर दिया मायावती को, आधा वोट दोनों तरफ पड़ा है समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन उनका जैसे यादव का वोट पूरा बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र हो गया, ऐसे ही इनका नहीं, ये गलत है। ये एक इल्ज़ाम है। पहली मर्तबा अभी तक बहुजन समाज पार्टी को कभी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। वहाँ पर कैंडिडेट देख के वोट दे देते कि अगर किसी मुसलमान को टिकट मिल गया तो ये दलित दे रहा तो हम भी देते, हमारा भाई जीत जाएगा, ये सूरत थी। लेकिन इस मरतबा पहली मरतबा हमने 40 से 50% वोट हम लोगों ने मुसलमानों का ट्रांसफ़र करवाया। और पश्चिम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के ऐलान के बाद बुखारी साहब ने ताईदी कलमात कहे, मैं शुक्रगुजार हूँ आपके तौक़ीर रज़ा साहब ने भी ताईदी कलमात के, कल्बे जवाद साहब ने, तमाम लोगों को उसकी वजह से बहुत बड़ा एक तबका मुसलमानों का पहली मर्तबा पार्टी के एतबार से बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि दलितों ने वोट नहीं दिया, तो मैंने इसकी बाकायदा एनालिसिस की है। कहीं पर भी 2-4% वोट तो इधर उधर जाता है किसी भी कौम का। यादवों ने बीजेपी को दिया है, मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है, तो बस दलितों का वोट उतना ही है जितना मुसलमानों का वोट बीजेपी को गया होगा। कहीं पर बीजेपी दलितों को वोट उनसे नहीं दरका है। लेकिन अगर मायावती साहबा ने अपनी तरीक़ेकार को बदला नहीं तो मैं समझता हूं कि 2019 के इलेक्शन में उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और अभी भी उन्होंने कुछ सबक नहीं लिया है। लेकिन मौलाना जी रिजल्ट आए हैं उसके बाद जो मुसलमानों का खासतौर से अगर सोशल मीडिया पर आप देखते हैं तो उलमा को गाली बकते हुए नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम बुरा भला कह रहे हैं उलमा को कि इन्होंने वोट जो है डिवाइड करवाया, जिसकी वजह से सीधा बीजेपी को फ़ायदा हुआ। देखिए, मैं सीधी बात ये कहता हूँ, जो लोग योगी जी के आने के बाद ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी की हुकूमत आ गई, फला आ गई, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, उससे पहले क्या उनके ताया और चाचा की हुकूमत थी? इससे पहले भी बीजेपी की हुकूमतें हम लोगों ने देखी हैं। तो जिस तरह का इलेक्शन के स्टंट होते हैं,
जैसे मोदी जी इतने स्तर नीचे आ गए कि वो शमशान और कब्रस्तान की बात करने लगे, दिवाली भी और लाइट भी हिंदू और मुसलमान हो गई। तो ये तो एक इलेक्शन का सतह इतनी गिर चुकी है कि लग नहीं रहा था कि प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर कर रहे हैं। लग रहा था एक बीजेपी का बहुत ही छोटा नेता जो है वोट को ओबलाइज करने के लिए वोटर्स को या पोलराइजेशन के लिए इस तरह की बात कर रहा है। आपने सपोर्ट बीएसपी को किया, लेकिन इसके अलावा जो छोटी छोटी मुस्लिम जो पार्टियां थी और लड़ रही थी, चाहे एमआईएम की बात करें या अंसारी साहब की बात करें, तो उनसे भी आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की थी? अयूब साहब, जी अयूब, देखिए अयूब साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम लोगों की बातचीत चल रही थी और हम लोगों ने इत्तेहाद के लिए काफ़ी कुछ, उनका एक अलग मिजाज है। उनका जहन ये था कि हमने बहुत से लोगों को अपने साथ, जैसे उन्होंने निषाद पार्टी को रख लिया था। मैंने अयूब साहब से ये बात कही थी कि निषाद को आपके कहने से मुसलमान तो वोट दे देगा, लेकिन निषाद का एक वोट भी आपके कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। मैंने उनसे ये बात कही थी, लेकिन वो उस वक्त मान नहीं रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ अब एनालिसिस करेंगे तो मेरी बात को तस्लीम करेंगे। हमारे असल में होता क्या कि जीत और हाथ से आदमी लीडर बनता है, क़यादत अलग चीज़ है। हमारे यहाँ 2 एमएलए आपने बना लिया तो लोग समझते हैं बड़े कामयाब हो गए। मैं उसको कामयाबी नहीं समझता। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल की एक क़यादत खड़ी हो रही धीरे धीरे। कोई हमारे एमएलए नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के अलावा जब कोई वक्त कौम पे आता है या किसी भी मजलूम पे, बिला तफरीक मजहब मसलक, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर हम लोग के तक पहुंच जाती है बात तो हम लोग उनकी मदद करते हैं। तो क़यादत का ये खेल है कि हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। अगर आप एमएलए एमपी बन के 69 एमएलए थे और दंगे होते रहे, 576 दंगे हो गए, तो जो लोग मुसलमान, मैं अक्सर कहता हूं कि बात होती है सियासत में कि अगर मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाए तो मसले हल हो जाएंगे। तो मैंने उनसे मिसाल देता हूं कि इससे पहले अंतोले साहब महाराष्ट्र में बने, गफूर साहब बने बिहार में, मुख्तलिफ लोग बने आज़ादी से लेकर आज तक। मुसलमानों के मसाल उसी तरह रहे, वो उनके गले में पट्टा किसी और का है। तो ये जो लोग एमआईएम हो, मुझे नहीं पता कि इन लोगों की सियासत का महवर क्या है या इनका कोई कहीं कोई गॉडफादर है जो इनसे सियासत करवा रहा है। वरना अगर मुझे हैदराबाद जाना हो तो हैदराबाद में मैं पहली कोशिश ये करूँगा, पार्टी है मेरी, मैं लड़ूंगा हैदराबाद में, आज निकल जाऊंगा, लेकिन वहाँ मैं पहली कोशिश ये करूँगा कि मैं ओवैसी साहब से मुलाकात करूँ और उनसे ये कहूँ कि मैं यहाँ हैदराबाद में, मेरी भी पार्टी है, तो क्यों ना हम लोग मिल करके लड़ें। आप जिन 7 सीटों पे लड़ते हैं हम वहाँ ना लड़ें जहाँ आप जीत रहे हैं, बाकी जगहों पर आप हमें सपोर्ट करें, बाकी जगहों हम आपको सपोर्ट करें। एक बात तो होगी, अगर वो ना माने तो उसके बात होगी। लेकिन ओवैसी साहब जब आए यहाँ पर तो उन्होंने सिर्फ उन जगहों पर कोशिश की, जैसे हमारे यहाँ के निकाले हुए जो ज़िला के अध्यक्ष थे, ज़िला सदर, उनको उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष बना लिया। आजमगढ़ को उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पर काम करें। या अयूब साहब जहाँ खड़े थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम क़यादत का खड़ा हुआ है, कम से कम उनको वहाँ पर नहीं खड़ा करना चाहिए था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इन दोनों आदमी की सियासत में कहीं कुछ गड़बड़ है, जो इन लोगों को अगर ये लोग यहाँ ईमानदारी से आते तो ज़रूर हमसे बात, अयूब साहब ने बात की, लिहाजा मैं अयूब साहब को इस तरह की बात नहीं कर सकता, लेकिन उनके और हमारी सोच का फ़र्क था। मैं उनसे बार बार कहता था कि हम लोगों को ईमानदार राजनीति की बात सोचनी चाहिए, वरना अगर हम लोग भी बेईमान साम दाम दंड भेद की सियासत करेंगे तो फिर दूसरों में और हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन बीजेपी हेडक्वार्टर में एक स्पीच दी थी और उसमें कहा था कि सबको साथ लेकर चला जाएगा, अब आप भूल जाइए किसने वोट दिया है या नहीं दिया है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विकास होगा। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, ख़ास तौर से बूचड़ खाने को लेकर जिस तरह से हंगामा यूपी में हो रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बात बहुत साफ है, बीजेपी जिस दिन उन्होंने, मोदी साहब ने ये बात कही, यकीन माने मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बल्कि कई लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि ये फलदार दरख्त बनने की कोशिश कर रहे हैं कि झुक जाना पड़ेगा। तो वाकई उस दिन बड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन मुझे बाद में ऐसा महसूस हुआ कि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी, अब उसके अंदर जमहूरियत नहीं बाकी रह गई है। कैंडिडेट से ही एक्सपोज हो गए जी, तो कि जहाँ पर 325 लोग हों एनडीए के, जिसमें 312 सीट बीजेपी के अपने हों, 312 इलेक्टेड लोगों में से कोई सिलेक्ट नहीं हो पाया, ये इस बात की अलामत है कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है। और मैं कह सकता हूँ एक जो है डिक्टेटर मौजूद है जो फैसला कर लेता है, और वो पार्टी अध्यक्ष भी डिक्टेटर की तरह काम करते हैं।
और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही मामला है कि जो मोदी युग चल रहा है, तो जो एक वो मशवरे की पार्टी होती थी जहाँ पर जमहूरियत की बात होती थी कि साहब हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हम लोग हर भी बात कहने के वो है कि कोई बात नहीं कह सकता। मोदी जिस तरह योगी जी ने अपनी ताकत से मनवा लिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी ने इनको बना दिया है, बल्कि इस वक्त सोशल मीडिया पे एक लतीफ़ा चल रहा है कि आपके अडवाणी जी ने उनके हाथ मोदी जी के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि बेटा 15 साल पहले जो हमने गलती की थी वही गलती तुमने यूपी में कर दी। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने गलती नहीं की, मजबूर हो गए वो योगी जी को बनाने में। और बहरहाल योगी जी का जो तरीक़ेकार है कुछ तो बेहतर लग रहा था कि ये काम करेंगे। और चूँकि एक दीनी आदमी है, मैं समझता हूँ कि अगर एक धार्मिक आदमी हुकूमत में आता है तो मुझे लगता है कि ईमानदारी आनी चाहिए, इसलिए कि वो स्वर्ग और नर्क देखता है, वो जवाबदेही देखता है कि मुझे मरना है और ईश्वर के यहाँ जा कर के हिसाब देना है। तो एक साधु के आने से मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन जो चाय से ज़्यादा कितली गर्म है और जो उनके लोग जो इस वक्त अति उत्साहित हैं और वो हो कर के मुसलमानों की मस्जिदों में घुस जा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, लाउड स्पीकर तोड़ दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि योगी जी को इस पे बहुत जल्द कंट्रोल कर लेना चाहिए, वरना मैं समझता हूँ कि प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो दंगे और फसाद की बात हम अखिलेश यादव की हुकूमत की बात कर रहे थे, वो शायद यहाँ पर फिर दोबारा हो। मैनिफेस्टो में कहा गया था कि सिर्फ इलीगल बूचड़ खानों पर पाबंदी लगाई जाएगी और उसके बाद ऑर्डर भी यही दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से जो ऑफिसरान हैं लोकल इलाके के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसरान हैं, वो सारे ही एक तरफ से बंद करा दे रहे हैं। और उसको लेकर आज हेल्थ मिनिस्टर ने यूपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है कि जिनके पास दुकानों के पास लाइसेंस है उनको कोई नहीं रोकेगा। अंडे और मुर्गे की दुकानें तक बंद करा दी हैं। नोएडा में जो लीगल अथॉरिटी की तरफ से हैं जिनको लाइसेंस है उसके बावजूद उनको बंद करा दिया गया। देखिए, मौजूदा जितनी सरकारें, चाहे बीजेपी हो, चाहे इससे पहले की सरकार थी या इससे पहले की सरकार, अवाम ने तीनों को मौका दिया। बीएसपी को फुल मेजॉरिटी दी 2007 में, उन्होंने कुछ अवाम के लिए नहीं किया खास। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद अखिलेश यादव जी आए तो उन्होंने यादववाद के अलावा कोई काम नहीं किया। अब इनको मिली है तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को वाकई बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इधर 15 साल, ये 11वां साल कह लीजिए, कि उन्होंने जिसको भी जिताया फुल मेजॉरिटी दी। और इनको तो मतलब आखिरी 2/3 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा दे दिया। तो इस वक्त अगर ये कोई इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ अपनी कब्र खुद से खोद रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से चैनल के एक योगी जी से कहना चाहूँगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप इस पे काफ़ी नज़र रखें कि आपकी मौजूदगी में किसी भी मज़हब के मानने वालों को, चाहे वो इबादत का मामला हो या सड़क पे चलने का मामला हो। अब आप एंटी रोमियो स्क्वाड आपने बना दिया, जो 100 वाला नंबर था उसको आपने बना दिया, पता चला अब वो मियाँ बीवी सर्टिफिकेट लेके घूमे कि साहब हम मियाँ बीवी हैं। आपने एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बहन और भाई को आपने थाने में बैठा दिया तो माँ बाप को आना पड़ा कि दोनों सगे भाई बहन हैं। तो ऐसी सूरत ना पैदा करें जिससे आप और इसमें जो इनके कार्यकर्ता हैं और शासन की वीडियो आया है जिसमें कार्यकर्ता लूटते हुए नजर आ रहे हैं। वो होगा, वो सब होगा। देखिए, ये बड़े डाकू हैं, इससे पहले वाले उससे बड़े डाकू थे, उससे पहले वाले जरा छोटे डाकू थे इसलिए कि वो दबी कौम थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ दें, तो अगर गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो योगी जी को खुद जाना पड़ेगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश छोड़ के। गुंडाराज की बात हमेशा अमित शाह करते रहे हैं। हाँ, खुद मैं वही बात कर रहा हूँ कि अमित शाह को हिंदुस्तान छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा। तो गुंडागर्दी के तो मिसाल इन लोगों की अपनी खुद है, तो किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। एक चीज़ ये कही जा रही है कि जब से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है तकरीबन 8-10 दिन से उत्तर प्रदेश के मुसलमान खायफ हैं। देखिए, एक बात बता दूं, बूचड़ खाने की बात आई, बीच में छूट गई थी। बूचड़ खाना शासन की
मंशा को प्रशासन पूरा करता है। तो ये जो लोग दोगली पॉलिसी के मालिक हैं, जो ये कहते हैं कि साहब हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे आज आपने बताया कि उनके हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, जिनके पास लाइसेंस है वो अपना काम करेंगे। अगर ये पहले दिन ये काम कर लेते तो आप सो के जागेंगे। तो आपके सिलसिले में एक ये बात तो मुसलमानों के जहन में बैठ गई कि आप हमारे हितैषी नहीं हो। अगर आपने पहले दिन से ये काम कर लिया होता कि साहब जिनके पास लाइसेंस है वो काटेंगे और लाइसेंस आइंदा हम रिन्यू करेंगे, उसकी में जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो उसके नॉर्म्स हैं आप मिनिमम करके उसके नाम से पूरा करवाएंगे तो अच्छा लगता, एक आपका अच्छा संदेश जाता। हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि योगी जी के आने के बाद कि एक योगी आदमी, एक साधु आदमी आया है जिसको अपने लिए कुछ नहीं करना है, देश के लिए करना है, मुल्क के लिए करना है, आपके प्रदेश के लिए करना है, आवाम के लिए करना है। लेकिन वो उम्मीद 2-3 दिन में ख़ासतौर से मुस्लिम तबके का लेकिन वो जो दहशत का माहौल बता रहे हैं वो पार्क में एंटी रोमियो वाले में ज़्यादा पैदा हो गया। बूचर खाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं तो मुसलमानों से अपील करूँगा कि मुसलमान 1 साल के लिए गोश्त खाना छोड़ दें, सिर्फ मुसलमान। ये मुसलमानों का मसला है ही नहीं गोश्त का। गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है कि 69% लोग इस मुल्क में मीट और मछली और फला गोश्त खाते हैं, बीफ खाते हैं। 31% लोग सिर्फ नहीं खाते। तो मैं ये कह सकता हूँ जिन लोगों ने मोदी जी को वोट दिया तो 31% वही लोग हैं। 69% वोट की आपने बात की, जिस तरह नहीं तो मैं मुकम्मल कर लूँ तो 69% लोगों का मसला, ये मुसलमानों का मसला नहीं है। ये बहुत चालाकी से हर मसले को मुसलमानों का मसला बना करके पेश कर दिया तो मुसलमान खाइफ हो जाता है। मुसलमानों को डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। किसी योगी जी के आने से न तो हवा बंद हो जाएगी न उनका पानी बंद हो जाएगा। हम नौकरी में थे नहीं कि हमारी नौकरी छीन जाएगी, हम टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। हम तो सड़कों पर डेयरी लगा करके अपनी दाल रोटी कमाते थे। अमन व अमान होगा, ज़रा सा और आसानी से कमाएंगे खाएंगे। हम तो अल्लाह के भरोसे इस मुल्क में हैं। न हमारे वो मसीहा लोगों ने हमारा कोई भला किया है, न जिनको दुश्मन बना के पेश किया गया। मैं दुश्मन नहीं समझता, मैं पॉलिटिक्स में बीजेपी को दुश्मन कभी समझता ही नहीं। मैं हमेशा लोगों से मैंने कहा कि दोस्ती और दुश्मनी का म्यार पॉलिटिक्स में सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके हुकूक की दस्तयाबी में, आपके अधिकारों को दिलाने में ईमानदारी से जो आपके साथ खड़ा हो वो आपका दोस्त है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी को दुश्मन पॉलिटिक्स में ना समझा जाए। अगर आइडियोलॉजी की बात है तो आरएसएस की आइडियोलॉजी से अगर हमें हो सकता है मुसलमान होने के नाते वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। हमारा मुसलमान भी यहाँ पर उसको हक हासिल है कोई इस्लामी राष्ट्र की बात करे, लेकिन दोनों गलत होंगे। इसलिए कि हमारा संविधान सेकुलर है, ना तो इस्लामी राष्ट्र होने की यहाँ पर वो चल सकती है और ना तो हिंदू राष्ट्र बनने की यहाँ पर कोई कैफियत पैदा हो सकती है। लिहाजा दोनों गलत इस माने में हो जाएंगे। अपने अपने बारे में लोग तैयार रहें, उसमें कोई हर्ज नहीं है अपनी अपनी बात कहने में। जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से एक प्रोपेगेंडा बीजेपी के लीडरान के जरिए खासतौर से रवि प्रसाद जो है इसको बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है 3 तलाक को लेकर के और 4 शादियों को लेकर के बीजेपी को वोट दिया। अगर देखिए महिलाओं का बड़ा मसला, अगर बीजेपी इतनी ज़्यादा इसके अंदर वो वाकई महिलाओं के तई हसास है तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को पहले सारे बीजेपी के नेताओं को मिल के जाना चाहिए प्रधानमंत्री के पास कि जसोदा बहन को पहले हक दिलवा दें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको जगह मिल जाए। वो माँ जिसने मोदी जी को पैदा किया, मोदी जी अपने फायदे के लिए उनको लाइन में लगा देते हैं। मैं मर जाऊंगा और मैं समझता हूँ आप भी मर जाएंगे, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा करके पैसे लेने नहीं भेजेंगे। हम 4,000 रुपया लाते, अपनी माँ को 2,000 रुपया दे देते कि माँ तुम्हारा भी काम चलेगा, मेरा भी काम चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा ना चाल चरित्र चेहरा, इससे हट करके इन लोगों का सारा स्टैंड जो है वो यहाँ तक होता है कि किस तरह से हम हिंदू और मुसलमानों में तफरका पैदा कर सकें। और ये जो महिलाओं का 3 तलाक का मसला है, देखिए बहुत साफ तौर पे है कि 3 तलाक आप कानून बना दो। कत्ल का कानून मौजूद है जी। क्या कत्ल नहीं होता? यहाँ पर मारपीट का कानून मौजूद है। शरई मसलों में माशरे को एक्सेप्ट करना होगा जब तो हम जो जहाँ तक तलाक का मसला, अगर वाकई मोदी जी वो हैं तो उनको ये कहना चाहिए कि
जिस मज़हब का जो मसला है उस मज़हब के लोग आपस में बैठ के इसके लिए कोई हल निकालें। मैं समझता हूँ बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर का ये जुमला हो सकता है। और मैं समझता हूँ अगर इस तरह की बात ये करने लगे तो मुझे मालूम नहीं क्यों लगता है कि कुछ ऐसे काम हैं जो आज तक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, समाजवादी ने बना के रखा। इन्हें मौका मिला है कि ये मुसलमानों से मोहब्बत करें और उनके जो 341 में जिस तरह मुसलमानों को जो है निकाल बाहर नेहरू जी ने किया, उसमें मोदी जी ले आए। मौका है उनके लिए। महिलाओं का जहाँ तक तलाक का मसला है, एक सज़ा का परिविधान कर दें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जहाँ से 3 तलाक का ये हुआ इजमा हो गया है, तो साथ में दुर्रे भी मारते थे। तो इस ज़माने में इस्लामी हुकूमत तो नहीं कि दुर्रे मारे जाए, तो एक सज़ा का प्रावधान ला दें पार्लियामेंट से पास करके कि जो भी 3 तलाक एक मजलिस में देगा उसको 6 महीने की सज़ा होगी, 1 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। तो अगर महिलाओं के हक़ में है तो ये रोक देंगे तो महिलाओं को फ़ायदा होगा, वरना अगर कानून बना करके इस तरह वो किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा मुल्क का होगा। अगर देखा जाए अभी बाबरी मस्जिद मामले को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अचानक योगी के शपथ लेने के 3 दिन बाद एक मशवरा दिया कि आपस में बैठ करके इसको हल किया जाए। 70 साल तक कोशिश होती रही लेकिन कहीं कोई हल नहीं हुआ, तो अब अचानक से ये फैसला जो आ गया इसको किसी देखिए 2 बातें इसके पीछे। जो लोग ये कह रहे हैं कि बात नहीं होनी चाहिए, मैं उनको भी गलत मानता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं सिर्फ बात होनी चाहिए, मैं उनको भी गलत मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि दोनों लोगों को, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से हम लोगों ने, हमारे घर मेरे वालिद साहब ने 9 दिसंबर 1992 से लेकर के जब तक ज़िंदा रहे उन्होंने काम किया। तो अगर दोनों हिंदू समाज के लोग ख़ास तौर से सुब्रमण्य स्वामी जैसे बात करते हैं कि बाइकू क्या हुक्म हम तो बनाएंगे, तुम यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, सऊदी अरब में ये होता है, फलां जगह ये होता है। सऊदी अरब में मस्जिद गिराई नहीं जाती कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हारा घर गिरा देंगे। अयोध्या का पूरा वाक़या अगर ईमानदारी से देख लिया जाए तो पहली बात तो ये है कि एक मुसलमान की ज़मीन पर भी बग़ैर उस आदमी की इजाज़त के मस्जिद नहीं बन सकती। ये उसूल है इस्लाम का, शरीयत का। तो क्या हिंदू की ज़मीन और वो भी मंदिर तोड़ के, जहाँ इस्लामी हुकूमत हो जाए, अगर एक भी हिंदू बाकी रहेगा उस मुल्क में तो कोई इस्लामी हुकूमत उस मंदिर को, उसके माबद को, उसकी इबादतगाह को तोड़ नहीं सकता, न सकती हुकूमत। कोई मुसलमान नहीं तोड़ सकता, कोई इस्लामी हुकूमत नहीं तोड़ सकती, इसलिए कि उसको अपनी इबादत करने का पूरा हक उसी तरह हासिल है। अक़लियत होने के बावजूद एक आदमी, बाबर इतना बड़ा बादशाह था, वो इस तरह का गलत काम उसके लोग नहीं कर सकते थे। और तारीख़ जो लोग बताते हैं उसके नीचे वो निकला, ये मीडिया का बनाया हुआ है, आपकी हुकूमत है, आपकी बात। हुकूमत के ज़रिया इस तरह के लोग आ जाते हैं और आ करके गलत रिपोर्टें देते हैं, आपको मालूम है मेडिकल बदल जाता है। कह रहे हैं कि अब 2018 में हमारी मेजोरिटी आ जाएगी राज्यसभा में भी, तो हम कानून के ज़रिए इसको पूरा बनवा लेंगे। स्वामी अपने को वकील कहते हैं, मैं उनको जाहिल आदमी समझता हूँ, जिसको ये पता ना हो कि जिस मसले को, कोर्ट में जो मसला होता है उस पर पार्लियामेंट कोई कानून बना ही नहीं सकता। फैसले के बाद तो कानून बना सकता है, फैसले के दरमियान पार्लियामेंट कोई कानून बना ही नहीं सकता। जब तक वो चलेगा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, तब तक पार्लियामेंट कोई कानून बना ही नहीं सकता। हाँ, जब फैसला हो जाएगा उस फैसले के खिलाफ या उसके हक में, तब वो अगर मेजॉरिटी भी हो तो आपको बन सकता है। जो लोग मेजॉरिटी चिल्ला रहे हैं 2018 में कोई मेजॉरिटी वगैरह नहीं आने वाली है। राज्यसभा अभी दिल्ली बहुत दूर है, और अगर आप ताकत के बलबूते पे सारी चीज़ों को आप, वहाँ पर टाइटल सूट का मसला, हक़ मिल्कियत का मसला था। वो जो 3 जज बैठे थे, तीनों जज ने हम अपील में गए, इसका मतलब हमें उन जजों पर भरोसा नहीं है। अपील में जाने का मतलब है कि उन सवाल उठाना। लखनऊ बेंच ने जो फैसला किया बंदरबांट बांट दिया। हम गए थे ये कहने, आस्था का नाम लिया गया। हाँ, हम दोनों गए तो आस्था के नाम पर मैं आपके घर में घुस जाऊँ और कौन मेरा घर है, ये तो नहीं हुई ना। तब तो एक हम जंगली माहौल में चले गए, पुराने 2-4-10,000 साल
जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपको और, क्या लगता है और सुप्रीम मैं कोर्ट- मैं स्वामी जी से कहना चाहूँगा, बीजेपी के लोगों से कहना चाहूँगा कि डंडा किसी का नहीं होता। 1000 साल पहले राजा दाहिर के यहाँ दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा डंडा हमारे पास है। मुगल लोग आए, उन्होंने कहा साहब हम हुकूमत करेंगे हिंदुस्तान में। भाई क्यों करोगे? उन्होंने कहा हमारे पास डंडा है। उन्होंने हुकूमत किया। अंग्रेज आ गए, उन्होंने कहा मुगलों हम तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे। बोले क्यों करोगे? बोले हमारे पास डंडा है। चले गए, हिंदुस्तानी इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा अंग्रेजों भागो। क्यों भागो? हमारे पास भी डंडा है। तो आज डंडा बीजेपी के पास आ गया है, ये डंडा कहीं और भी जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डंडे की सियासत न कीजिए, आप ईमानदारी की सियासत कीजिए, मोहब्बत की सियासत कीजिए। बहुत अच्छा लगा था जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि हमें ज़्यादा वोट मिले हैं, ज़्यादा सीटें मिली हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। काश बीजेपी के लोग ये समझ जाते। आज उन्हें मौका मिला है, नेहरू और सबको छोड़ने का पीछे। जी शुक्रिया। ये थे आमिर रसादी साहब जो बात कर रहे थे तफसील से उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर, और कई टॉपिक पर उन्होंने बात की, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के मामले पर भी खुलकर अपनी राय दी। खुदा हाफिज़।